हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपके ब्रीदिंग थी, उस ब्रीदिंग के बाद की जो कहानी होती है वो क्या होती है ना। ब्रीदिंग आपने स्पष्ट तरीके से समझ लिया, जिसमें आपकी क्या थे, रेडियल मसल्स डायाफ्राम की, और जो रिब्स से अटैच यानी कि रिब्स से जो जुड़ी हुई कनेक्ट मसल्स थी वो आपके इंटरकास्टल्स मसल, और इन दोनों मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो हमारे थोरेसिक केस थी या थोरेसिक के अंदर सीने के अंदर की जो जगह होती है वो बढ़ती है और लंग्स खुलता है, और लंग्स खुलता है तो ऑक्सीजन आसानी से लंग्स के अंदर जाके भर जाता है ना। यही हमने बताया था। जब लंग्स में ऑक्सीजन पूरी तरह भर जाता है तो उसके साथ साथ आपने देखा था कि गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी कि गैसीय विनिमय होता है आपके वायु कोष्ठक और ब्लड कैपिलरी जो है यानी कि रुधिर केशिका की जो जाल है। आपने ये भी देखा था, मैंने बताया था ना कि ये आपकी क्या है, एल्वियोलर डक्ट है। क्या है भैया, एल्वियोलर डक्ट। और ये क्या है, एल्वियोलाई यानी कि वायु कोष्ठक। और यहीं पर ही आपकी क्या है कि खून की पाइप की क्या होती है, नेटवर्क होती है ना। क्या होती है, खून की पाइप की नेटवर्क पाई जाती है ना। इन्हीं के बीच में क्या होता है, गैसीय विनिमय होता है। ये आपके कैपिलरी नेटवर्क हैं। क्या है, कैपिलरी नेटवर्क हैं। क्या है, नेटवर्क हैं, किसका जाल है ना ऐसे में। और ये आपके जा रहे हैं O2 कहाँ, बॉडी में, ठीक। और ये आ रहे हैं CO2 कहाँ से, बॉडी से, है ना। स्पष्ट दिखना चाहिए आप सभी को। CO2 कहाँ से आ रहे हैं, शरीर से आ रहे हैं, यानी कि टिश्यू फ्लूइड यानी कि टिश्यू से आ रहे हैं। देखिए, है ना। जब फेफड़े में ऑक्सीजन भर जाता है तो ये यहाँ आते हैं और वायु कोष्ठक से कहाँ आ जाते हैं, कैपिलरी नेटवर्क के ब्लड में आ जाते हैं। आप जानते हैं कि हमारी ब्लड जो है, उस ब्लड के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं यानी कि RBC सेल्स जो होती है, ठीक है, रेड ब्लड कार्पसल्स जो है यानी कि रेड ब्लड जो सेल्स है, लाल रुधिर जो कणिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं, उन सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन जो है वो आपके, ये क्या है, आपके हीमोग्लोबिन है, ठीक है ना। ये क्या है, आपके हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन कहाँ है, इस आपके खून में, यानी कि खून के किस भाग में, RBC सेल्स के अंदर। इसके अंदर ये आपके RBC, क्या RBC हैं, ठीक है, यानी कि क्या है, रेड ब्लड कार्पसल्स या फिर सेल्स कह सकते हैं हम लोग इसे। इसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन एक अणु है। क्या है, हीमोग्लोबिन एक अणु है, ठीक है ना। ऐसा में यानी कि इसमें आयरन पाया जाता है, आयरन प्लस पोरफायरिन, ठीक। ये प्रोटीन्स हैं, ये दोनों मिलकर आपके क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन की रचना करती हैं। क्या है ये, HB क्या है, हीमोग्लोबिन। ध्यान देना सर, HB क्या है, हीमोग्लोबिन है। कहाँ पाई जा रही है, RBC सेल्स के अंदर। जो रुधिर की सेल्स है यानी कि RBC की जो सेल्स है, कई सारी सेल्स है ना। प्रति घन जो सेंटीमीटर है वो आपकी 54 लाख है ना। एक घन में 54 लाख आपके क्या RBC सेल्स पाई जा रही है। तो प्रत्येक RBC सेल्स के अंदर कई लाख आपके क्या है, हीमोग्लोबिन के अणु क्या है, भरे हुए हैं। इसके अंदर RBC कोशिकाओं के अंदर कई लाख क्या है, हीमोग्लोबिन के अणु भरे हुए हैं। और ये जो हीमोग्लोबिन का अणु है ना भैया, जब भी ऑक्सीजन कहाँ से, वायु कोष्ठक से कहाँ आएगा, इस कैपिलरी नेटवर्क में आएगा, खून में आएगा। तुरंत ही जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस खून के कहाँ, ये ऑक्सीजन जो है O2 जो है इस खून के आपके कहाँ O2 है, ये खून के RBC सेल्स के अंदर चली जाएगी। और HB जो है इसको क्या करेगा, जोड़ लेगा, और जोड़कर ये क्या बना लेगा, आपके क्या बना लेगा भैया, HbO2 बना लेगा। क्या बना लेगा, HbO2, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन,
क्या बना लेगा? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक, समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की बुक में इन चीजों का, यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका चर्चा किया गया है, इसको मेंशन किया गया है। ठीक है ना? ऑक्सीजन आरबीसी से खून में आया इस कैपिलरी नेटवर्क में, और आरबीसी सेल्स के अंदर उपस्थित हीमोग्लोबिन से क्या हुआ? ये जुड़ गया और क्या बनाया? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। क्लियर? अब ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है, आप ये क्या है? ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो संयोजन है वो क्या है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सीजन जो है इसी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ही शरीर की प्रत्येक कोशिका के पास जाएगी, है ना? आपके हाथ में जाएगी, पैर में जाएगी, जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ठीक, किडनी में जाएगी, आपके हृदय में जाएगी, ब्रेन में जाएगी, ठीक है, जितने भी डिफरेंट पार्ट हैं बॉडी के, उन सभी भागों में क्या है? ये ऑक्सीजन इसी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ही ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में ही जाएगी। यहाँ ध्यान में रखना है कि जो एक हीमोग्लोबिन का अणु होता है, ये 4 ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन अणुओं को अपने साथ बांध के लेके जाता है। कितने जो हीमोग्लोबिन का एक अणु होता है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं को, कितने? 4 अणुओं को वो अपने साथ क्या करता है? जोड़ के लेकर जाता है। कहाँ? शरीर के अंगों के पास। ठीक है ना? तो वहां पर ये जाता है, तो टिश्यू फ्लूइड में जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है वो टूट जाता है किसमें? Hb+O2 में। कहां किसमें टूट जाता है? Hb+O2 में टूट जाता है ना। O2 कहां चली गई? कहां चली गई भैया? आपके टिश्यू फ्लूइड में। किसमें आ गई? टिश्यू फ्लूइड में। ये कहां चली गई? टिश्यू फ्लूइड में चली गई, यानी कि ऊतक द्रव में चली गई। और भैया ऊतक द्रव में चली जाएगी तो हमने बताया था आपको 9 से कि वहीं से ही सामग्री का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। अब वहीं से ये समस्त सेल के पास चली जाएगी। अब सेल क्या करेंगे? इस ऑक्सीजन को लेकर जो श्वसन की प्रक्रिया होती है श्वसन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेंगे। ठीक है ना? अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपके, ठीक, आपके बाइकार्बोनेट फॉर्म में कहां चली जाएगी? या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है शरीर से खून के द्वारा कहां चली जाएगी? फिर से फेफड़े के अंदर यानी कि कैपिलरी में आ जाएगी, और फिर यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर वायु कोष्ठक में आ जाएगी और बाहर निकल जाएगी। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? तो ये तो स्थलीय प्राणियों की बात है। लेकिन जो फिश होते हैं वो फिश क्या करते हैं? आप देखते हैं कि मछलियां जो हैं, यानी कि जो फिश हैं, वो क्या करती हैं? जल में जो घुलनशील ऑक्सीजन होती है उसको क्या करती हैं? प्राप्त करती हैं, है ना? इसकी भी चर्चा मैंने 9th में थोड़ा बहुत किया था कि जो फिश हैं वो फिश क्या करती हैं? पानी को पीती हैं और गलफड़े से क्या करती हैं? पानी को निकालती हैं, खींचती हैं प्रेशर के साथ, और फिर उस पानी को गलफड़े से निकालती हैं। देखिए, जहां से ये आपके गलफड़े से निकालती हैं वहीं पर ही उसके अंदर आपके क्या होता है? गिल्स होता है। क्या होता है? गिल्स होता है। ठीक है ना? उस गिल्स में आपके रुधिर केशिकाएं होती हैं। ठीक है? जब भी पानी वहां से गुजरता है तो पानी में जो घुलनशील ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन उस गिल्स से होकर खून के अंदर चली जाती है। अब खून के साथ ही वो शरीर के और भागों में जाएगी। ये किस में हो रहा है? आपकी फिश में हो रहा है ना? ठीक है? तो ये फिश की कहानी थी। ये क्या थी? आपके हम लोगों की कहानी है। स्थलीय प्राणियों में जो मैमल्स इत्यादि उनकी कहानी है। ठीक है ना भैया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया सभी को ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि जो हमने आपके जो रेस्पिरेशन था, यानी कि जो श्वसन था, उसमें 2 चीजें बताया था, एरोबिक एंड एनारोबिक, यानी कि ऑक्सीजन श्वसन और अनाक्सीय श्वसन। आपने देखा क्या था कि ऑक्सीजन अनाक्सीय श्वसन में O2 की रेस्पिरेशन होता है। किस तरह का हम लोगों में श्वसन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, यानी कि ऑक्सीजन श्वसन होता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही हम लोगों में श्वसन होता है। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है तो इसमें जो ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है ना, वो अधिक होता है। यानी कि जो भी फूड्स होता है या फिर जो भी फ्यूल होता है उसका सही तरीके से क्या है? ऑक्सीडेशन होता है, और एनर्जी जो होती है वो जबरदस्त निकलती है। भाई, हम लोगों के पास बहुत सारे टिश्यूज हैं, ठीक है ना? कार्य करने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। तो इस तरह ये जो है ये सही तरीके से क्या है? ऑक्सीडाइज होती है O2 की प्रेजेंस में, और एनर्जी जो है वो काफी अधिक निकलती है। देखिए, जो ये श्वसन की क्रिया है हमने बताया था कहाँ चलेगा? आपके
कहाँ चलेगा? लंग्स में चलेगा? नहीं, ऐसे नहीं कहना है कि श्वसन क्रिया लंग्स में चलेगा। जो शरीर की समस्त सेल्स है, जितनी भी जीवित सेल्स हैं बॉडी की, उन समस्त सेल में क्या होगा? श्वसन की क्रिया चलेगी। ठीक, जितनी भी सेल्स हैं, सेल उन समस्त सेल्स के अंदर, उन समस्त सेल के अंदर यानी कि जो उसकी साइटोसाल है या फिर जो प्रोटोप्लाज्म है, उस प्रोटोप्लाज्म में चलेगी। समझ में आया कि हमारी जितनी भी समस्त सेल्स हैं, उन समस्त सेल्स के अंदर आपके श्वसन क्रिया चलेगी, चाहे वो लंग्स हो, फेफड़े हो, हृदय हो, ब्रेन हो, किडनी हो। ठीक है, ऐसे डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स के समस्त सेल्स में आपकी क्या है? रेस्पिरेशन चलेगी, यानी कि श्वसन चलेगा। आइए देखते हैं कि जो ये श्वसन की क्रिया है ना भैया, ये दो स्टेपों में चलेगी आगे। एक जो होगा ग्लाइकोलिसिस, ठीक, दूसरी जो है क्रेब्स साइकिल। ठीक है ना? देखिए, एक है ग्लाइकोलिसिस और दूसरी जो है क्रेब्स साइकिल। ये दोनों जो क्रियाएं हैं ना, ठीक, ये प्रोसेस जो है, प्रक्रियाएं जो हैं, ये आपके सेल्स के अंदर चलेंगी। इन दोनों प्रोसेस में ही जो आपकी फ्यूल है, क्या? सेलुलर फ्यूल। क्या है? सेलुलर फ्यूल क्या है? ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है ना, इसी का क्या होगा? इन दोनों प्रक्रियाओं में ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि विखंडन होगा, और फिर इनके टूटने से ही एनर्जी रिलीज होगी। क्या? क्योंकि ग्लूकोज के अणु में क्या है? एनर्जी रखी गई है। क्या रखी गई है? एनर्जी। जैसे एक बैटरी है ना, बैटरी को चार्ज कर लेते हैं तो बैटरी में पूछेंगे क्या है? एनर्जी है ना? असल में तो ऐसे ही ग्लूकोज के अणु में क्या है? एनर्जी। अब ये सेल्स के अंदर जाएगी। इन दोनों प्रोसेस जो हैं, जो श्वसन की दोनों प्रोसेस हैं, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, इनमें ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, फिर इसमें उपस्थित जो एनर्जी है वो धीरे धीरे करके रिलीज होगी, फिर उसका इस्तेमाल होगा। समझ में आ गया? देखिए, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल को आपको हाई स्कूल में बहुत विस्तृत नहीं पढ़ना है। ठीक, इसके विषय में आपको ज्यादा मैं पढ़ाने वाला भी नहीं हूँ, ज्यादा आपको पढ़ाने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि ज्यादा मेंशन नहीं किया गया है। पहले ही हमने आपको डिस्कस करके बता दिया है कि जो भी आपके श्वसन थी, वो आपके श्वसन में जो ग्लूकोज था वो इसमें पायरुवेट में टूट रहा था। फिर आपने देखा था कि आपसी श्वसन में किस तरह वो बन रहा था, अनाक्षी में किस तरह बन रहा था, और यहाँ तक कि हमारे मसल्स में जब ऑक्सीजन की कमी होती थी तो भी किस तरह श्वसन हो रहा था। इसमें आपने लैक्टिक एसिड देखा था, है ना? लैक्टिक एसिड देखा था, और फिर उससे एनर्जी बन रही थी। हम लोगों में जब ऑक्सीजन की कमी होती है, मसल सेल्स में हार्ड वर्क करते हैं, तो ये चीजें आपने देखा था। वहां तक आपकी बुक में मेंशन किया गया है, लेकिन मैं इन दोनों चीजों को बता दे रहा हूं। देखिए, ग्लाइकोलिसिस जो है, नेम से ही क्लियर है, ग्लाइको मतलब इससे जुड़ा हुआ है, ग्लूकोज से। दोनों शब्द क्या है? लगभग मिलते जुलते हैं। ग्लाइको, यहां तक जो है ग्लूको है, यहां पर ग्लाइको है। ठीक है ना? ये दोनों शब्द एक दूसरे से मिलते हैं। और लिसिस, क्या? लिसिस का मतलब जो होता है, ये ग्लूकोज के अणुओं को क्या करना? तोड़ना। ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ना ही क्या कहलाती है? ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। देखिए, ग्लाइकोलिसिस जो है ना भैया, वो हमारी जो सेल्स हैं, क्या? हमारी जो सेल्स हैं, उस सेल्स की जो साइटोप्लाज्म है, क्या है? सेल्स की जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में चलेगी। कहां चलेगी ग्लाइकोलिसिस? सेल्स के साइटोप्लाज्म में। इसमें चलेगी सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस चलेगी। ठीक है ना? ग्लूकोज को क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा। किसमें? सेल्स के साइटोप्लाज्म। किसके द्वारा? एंजाइमों के द्वारा। इसके द्वारा? एंजाइमों के द्वारा इस ग्लूकोज के अणुओं को क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा धीरे धीरे करके। और जैसे जैसे इसको तोड़ा जाएगा, इसमें से कुछ एनर्जी जो होगी वो निकलती जाएगी। क्या होगी? एनर्जी जो है वो निकलती जाएगी। ठीक है ना? और इसके फलस्वरूप ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में बदल जाएगा। किसमें? पायरुविक एसिड में बदल जाएगा। लास्ट में ग्लाइकोलिसिस के
प्रक्रिया में ग्लूकोज जो है किसमें बदल जाएगा, पायरुविक एसिड में बदल जाएगा। किसमें, पायरुविक एसिड में बदल जाएगा, जिसे हमने कहा था पायरुवेट। ठीक है ना। अब ये तो आपकी क्या होगी, ग्लाइकोलिसिस होगी। जो पायरुविक एसिड या पायरुवेट हमने कहा है, ये जो बनती है वो अब क्या करती है, साइटोप्लाज्म से होकर आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चली जाती है। कहां चली जाती है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आपने 9th में पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसे किस नाम से बुलाते हैं, क्या किस नाम से बुलाते हैं, बताइए सभी, बताइए। पावर हाउस, क्या, पावर हाउस, यानी कि ऊर्जा घर, क्या कहते हैं, ऊर्जा घर। यानी कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया एक घर है, इस घर के अंदर पावर बनेगा, क्या बनेगा, पावर बनेगा, यानी कि ऊर्जा बनेगा। क्या बनेगा, ऊर्जा बनेगा। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अंदर क्या होगा, ऊर्जा बनेगा। ये देखिए जो पायरुवेट बन रहा है, पायरुवेट बन रहा है, यानी कि जैसे हमने कहा था पायरुविक एसिड, ये क्या है कि आपकी कहां जाता है, ये चीजें कहां हुई, साइटोप्लाज्म में हुई, कोशिका द्रव में हुई। अब ये पहुंच जाती है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित द्रव को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इसे कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। उस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपकी क्या चलेगा, क्रेब्स साइकिल। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या किया जाएगा, जो पायरुवेट्स है इसको तोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, है ना। जो सिट्रिक एसिड साइकिल चलती है उसमें क्या किया जाएगा, इस पायरुवेट को तोड़ा जाएगा। तोड़ के फिर से क्या किया जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में भी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी एंजाइम्स होंगे, ये एंजाइम इसको तोड़ते रहेंगे पायरुवेट को, ठीक, जिसके फलस्वरूप यहाँ से ऊर्जा निकलती रहेगी। इसी कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस सेल्स का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा बनाएगी कोशिकाओं के लिए। ठीक है ना। ऐसा में अब देखिए इन दोनों प्रक्रियाओं के फलस्वरूप सेल्स के अंदर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लूकोज का। कहां कहां, सेल्स के साइटोसॉल में, ठीक, और आगे पायरुवेट जो ग्लूकोज से बन रहा है उसका क्रेब्स चक्र के प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपकी क्या हो रहा है, ये दोनों क्रियाएं श्वसन की हो रही हैं, है ना। ऐसे में और इन दोनों क्रियाओं में ग्लूकोज के अणुओं का बार बार क्या होगा, इसको तोड़ा जाएगा, फिर से एनर्जी निकाली जाएगी, यानी कि ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल्स, है ना, 1 मॉलिक्यूल यानी कि एक कण ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, जिसे आपने शोषण नहीं किया, डाइजेशन से आपने प्राप्त किया था। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज के अणु का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, किसमें हुआ, श्वसन में, जिसके फलस्वरूप कितना 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। कितना, एक 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। किससे, ऑक्सीडेशन से। किससे, ऑक्सीडेशन से, यानी कि ऑक्सीकरण से, एक ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण से 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, ये याद रखना आपको। ठीक है ना। ATP क्या है, ATP को हम लोग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP को क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक अणु, ठीक है ना। ये क्या है, ATP एक अणु है जो हमारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और ये क्या करता है, ऊर्जा को अपने अंदर संचित रखता है। क्यों, देखिए यहाँ पर जैसे जैसे ग्लूकोज का अणु इन क्रियाओं में होता जाएगा, यानी कि ग्लूकोज को इन क्रियाओं में तोड़ा जाएगा,
धीरे धीरे करके ग्लूकोज से ऊर्जा निकलती जाएगी, क्योंकि इसमें ऊर्जा बधी हुई है। हमने कहा, अभी हमने बताया था कि बधी हुई ऊर्जा जब इसको तोड़ा जाएगा तो धीरे धीरे करके क्या होगी, निकलती जाएगी। जैसे जैसे ऊर्जा आपके ग्लूकोज से निकलती जाएगी, एटीपी का जो अणु है वो इन ऊर्जा को अपने अंदर संचित करता जाएगा, यानी कि रखता जाएगा, और आपके एक अणु के ग्लूकोज के एक अणु के पूरे ऑक्सीडेशन से 38 एटीपी बना लेगा ये एटीपी, है ना। और अब जब भी सेल्स को हमारे जरूरत होगी तो ये क्या करेगा, सेल्स को एनर्जी दे देगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का। क्या कहते हैं, एटीपी को क्या कहते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं, करेंसी, CURRENCY, करेंसी ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का सिक्का कहते हैं किसको, एटीपी को। देखिए एटीपी कैसे बनेगा, आइए देखते हैं कि देखिए एडीपी, क्या एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है ना। जब भी ग्लूकोज के अणुओं की ऑक्सीडेशन से ऊर्जा निकलेगी, ये एडीपी जो है एक फास्फेट को लेगी, यानी कि एक फास्फेट को अपने साथ क्या करेगी, जोड़ेगी। किसको, फास्फेट को, है ना। इस फास्फेट को अपने साथ क्या करेगी, जोड़ेगी, और जोड़ के बनाएगी क्या, एटीपी। क्योंकि एक फास्फेट इस डाई में जुड़ेगा तो ट्राई हो जाएगा, ट्राई फास्फेट हो जाएगा, है ना भैया, एडिनोसिन ट्राई हो जाएगा। जब भी ये फास्फेट जुड़ेगा ना भैया इससे, तो ये फास्फेट जब इस डाई फास्फेट से जुड़ेगा तो एक बंध बनाएगा। क्या बनाएगा, एक बॉन्ड की रचना करेगा। उसी बॉन्ड में ही इस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से जो भी ऊर्जा निकलेगी उस बंध में क्या होगी, जमा हो जाएगी, उस बंध में क्या होगी, जमा हो जाएगी। ऐसे में देखिए ये मैं बता दे रहा हूँ, ये क्या है, एक बंध बनाएगी। क्या, एक बंध बनाएगी, क्योंकि इस बॉन्ड से ही फास्फेट जो होगा एडीपी से जुड़ेगी, और इस बंध में इसके ऑक्सीडेशन से जो ऊर्जा निकलेगी वो बधेगी। समझ में आ गया। तो एटीपी की रचना होगी। ये एटीपी कहाँ होगी, सेल्स में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। अब सेल्स में बहुत सारे कार्य चलते हैं। हमने कहा था जो द्रव घूमता है, हाथ चलाते हैं तो मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, है ना। सेल्स के अंदर बहुत सारे पदार्थ बनाए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे में आप चलते फिरते हैं, काम करते हैं, तो इन कार्यों के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है ना। इन कार्यों के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। वो जो ऊर्जा मिलेगी वो ऊर्जा हमें किससे मिलेगी, एटीपी से मिलेगी। किससे, एटीपी से मिलेगी। जब भी कार्यों के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, क्योंकि फास्फेट एटीपी से क्या की हुई है, एडीपी से बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, तुरंत ही एडीपी का जो फास्फेट बॉन्ड है वो टूटेगा और एक फास्फेट को क्या करेगा, निकाल देगा। यानी कि एडीपी से एक फास्फेट क्या है, निकलेगा। और जैसे ही निकलेगा इस बंध में क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा संचित है, तुरंत ही ये ऊर्जा क्या है, निकलेगी और सेल्स के अंदर आ जाएगी, और सेल्स के कार्य जो है वो चलती रहेगी। सेल्स के कार्य जो है वो चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह जो है ये श्वसन की क्रियाएं चलती रहती हैं हमारे सेल्स में, और हमारे लिए काफी यूजफुल है। तो ये महत्वपूर्ण नॉलेज है जितना मैंने समझाया है, इसको इसी लैंग्वेज में आप अपने समझकर अपने लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करके लिखेंगे। एक भी टॉपिक को, एक भी लाइन को, एक भी सेंटेंस को आप मिस नहीं करेंगे जो मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। काफी धमाकेदार टॉपिक्स हैं ये आपके लिए, ठीक है, एंटरटेनिंग के लिए, और बॉडी की जो अंदरूनी क्रियाकलाप चलती हैं, कार्य चलते हैं, उसकी नॉलेज ये है, ठीक है ना। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।